ये विरोध SC ST का कम है और OBC का ज़्यादा है, अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो। और इस लड़ाई को लड़ कौन रहा है? SC समाज से आता है एक नौजवान धरतीपुत्र, और SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो लड़ाई लड़ रहा है देश में एकमात्र चंद्रशेखर। बीजेपी के लफंगों की तरह गाली देने से या अपशब्द बोलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा चंद्रशेखर जी की बात को समझना, संसदीय भाषा का यूज करना और इत्मीनान से बेझिझक होकर लड़ाई लड़ना, शब्दों की लड़ाई लड़ना कि कौन सा यहाँ जाके लगता है। साथियों, आज हम UGC के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यह एक हजारों वर्षों से जो हमारे समाज के साथ, हमारी जातियों के साथ जो शोषण होता रहा, उसे हम आज भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते कि हजारों वर्षों तक हमारी जाति के जो लोग थे, हमारे समाज के जो लोग थे, उन्हें शिक्षा से किस तरह से वंचित रखा गया, उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया गया, उन्हें शिक्षा के उस माध्यम तक नहीं पहुंचने दिया गया जहां से हमारे लोग उठ सकते। साथियों, आज जब UGC की बात होती है तो हमारे जो सामंतवादी लोग हैं या जो वो लॉबी है जो हमारे खिलाफ खड़ी रहती है, वो ये बात अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि आप यहाँ तक कैसे आ गए। ये एक बड़ी बात है कि उनमें और हम में अंतर क्या है। आप एक छात्र को एक खुले मैदान में आप दौड़ाइए और एक छात्र जो दलदल में दौड़ रहा है और फिर हम ये बात कहें कि उनको बराबरी का समय दिया जाएगा, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अपने न्याय की बात करना, अपने पक्ष की बात करना, अपने हक की बात करना, अगर यह अन्याय है, यह पक्षपात है, तो हम इससे बुरा क्या हो सकता है कि आज जब हम एक स्वतंत्र देश में, एक संवैधानिक राष्ट्र में रह रहे हैं, तो हमारे समाज को, हमारी जातियों को उनका बराबर का हक नहीं मिल रहा है। साथियों, ये सिर्फ सोशल अनजस्टिस की बात नहीं है। आपको किस तरीके से, हमारी जातियों को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले हमारी फौज को ख़त्म कर दिया गया जिसमें हमारे बच्चे जाते थे, लेकिन आज वहाँ की स्थिति क्या है कि पहले आप देखते होगे 5-7 साल पहले जब आप सुबह सुबह गाँव से निकलते होगे तो कितने बच्चे थे जो सुबह सुबह दौड़ लगाया करते थे, लेकिन आर्मी ख़त्म हो जाने की वजह से आज कोई बच्चा फौज में जाना नहीं चाहता है। आपकी खेती किसानी को ख़त्म किया जा रहा है। खेती किसानी में अभी जो अमेरिका और USA, जो भारत US से ट्रेड डील हुई है, इसमें निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगली जो क्रॉप, अगली जो फसल आएगी, हम बेच भी नहीं पाएंगे। तो इसका नुकसान भी हमारी जातियों को, हमारे समाज के लोगों को होगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे BP मंडल जी, तब जो गंगा है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता था। जो पानी के जो जहाज थे वो एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाते थे। एक पानी के जहाज में एक तेल जा रहा था और उस तेल का जो टैंकर था उसमें आग लग गई। तो सामंतवादी जो लॉबी है जो हमारे खिलाफ आज खड़ी है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, एक पिछड़ा एक दलित मुख्यमंत्री बना है तो पानी में भी आग लग गई। तो BP मंडल जी ने उनका जवाब दिया था कि ये आग इसलिए पानी में नहीं लगी कि एक पिछड़ा और दलित मुख्यमंत्री बना है, कि ये आग आपके सीने में लगी है कि एक पिछड़ा और एक दलित मुख्यमंत्री बना है। साथियों, हम सिर्फ 2-3 मिनट और लूँगा। हम बात करते हैं, जब हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हमें ये कहा जाता है, हमारे संगठनों में ये बात, कोई भी व्यक्ति आम ये सुना जाता है कि हमें राजनीति से दूर रहना है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये सही भी है कि हमें राजनीति से दूर क्यों रहना है। जब हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक हम किस तरीके से जिएंगे, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, वो व्यक्ति तय करता है जो सदन में बैठा होता है। तो हम अपनी राजनीतिक भागीदारी क्यों ना बढ़ाएं। जब हमारी संख्या, हम कहते हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब हमारी संख्या 90 है तो फिर हमारा संख्या क्यों कम हो जाती है। सत्ता में हम
क्यों नहीं जा पाते हैं। साथियों, मैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, करोड़ीलाल बैसला जी गुर्जर आंदोलन था, और मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी समाज से सीखिए, खास करके ओबीसी SC ST हमारे जो समाज हैं, हम सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए। आप किसी आंदोलन के विरोधी हो सकते हो, आप किसी मूवमेंट के विरोधी हो सकते हो, लेकिन आपको उससे सीखना जरूर चाहिए। करोड़ीलाल बैसला जी ने 2006-8 में जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपने समाज से एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि आप 15 साल के लिए आप जो, क्योंकि उनका जो लोक देवता है देव नारायण जी, उसकी पूजा करते हैं, आप देव नारायण को खूंटी पर टांग दो और आप जो पाठ पूजा में पैसा खर्च करते हो वो पैसा आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, आप स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। तो आप यकीन मानोगे कि उसके बाद जो उनका असर हुआ वो ये असर हुआ कि गुर्जर समाज आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में है, गुर्जर समाज आज नौकरियों में है और गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ गई है। साथियों, एक बहुत बड़ी विडंबना और हम बहुत बड़े युद्ध में हैं। अगर आने वाले 5 साल में हम नहीं संभले, अगर 2030 तक हम नहीं संभले, निश्चित रूप से हमारी ज़मीनें भी जाएंगी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और हम ये जो लड़ाइयाँ आज लड़ रहे हैं शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद भी नहीं रख पाएंगी कि हमारा समाज, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम जाट समाज, गुर्जर समाज, मेघवाल समाज, खटीक समाज, अन्य किसी भी समाज से हैं, लेकिन उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो 2% सामंतवादी लोग हैं उनकी लॉबी इतनी मजबूत हो गई है कि हमें टक्कर लेने के लिए मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से करोड़ीलाल बैसला जी ने अपने समाज से आह्वान किया था, क्या हम 5 साल के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं? हो सकता है कि मेरे गांव में मेरा किसी के साथ जमीन का रोड़ा होगा, हो सकता है मेरे भाई के साथ कोई विवाद होगा, लेकिन क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं कि 5 साल के लिए हम सिर्फ कुछ भी हो जाए, हम सारे विवाद भुलाकर, जितनी भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं उन सबको भुलाकर हम सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए और अपने सोशल जस्टिस के लिए लड़ेंगे? अगर हम 5 साल ये कर गए तो हम बच जाएंगे, हमें हमारा सोशल जस्टिस भी मिल जाएगा, हमारी खेती किसानी भी बच जाएगी, हमारा अस्तित्व भी बच जाएगा। नहीं तो आने वाले 5 साल में आपको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। लेके बिहार और यूपी से, हरियाणा और राजस्थान से ले होते हुए दिल्ली, पंजाब, कितने सारे बड़े बड़े घरानों के 30 मार्का युवा नेता हैं। क्या आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा है चंद्रशेखर के अलावा? गौर करना, कौन ये लड़ाई लड़ रहा है? और यही एक यूजीसी की नहीं, बाकी भी कोई पहलवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, माइनॉरिटी की लड़ाई हो, दमखम के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ कौन लड़ाई लड़ रहा है? वोट की फसल काटने बहुत आ जाएंगे। मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता और महामंत्री था मैं, और मैं बहाव में नहीं आया हूं। बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके और आप जैसे लोगों से डिस्कस करके मैं यहाँ आया हूं कि राष्ट्रीय पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी के साथ आ रहा हूं मैं। भविष्य इसी में है। पीजेंट्री क्लास का जो नौजवान, जो मैच्योर आदमी आगे बढ़ना चाहता है देश की राजनीति में और कुछ करने का जज्बा रखता है ईमानदारी के साथ, उसका कोई मुझे चंद्रशेखर के अलावा, आज़ाद समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है। किताबें पढ़ने की जरूरत है। और मलिक साहब जैसे नौजवान योद्धाओं की एज मत देखिए, जज्बा देखिए, इनको सुनने की ज़रूरत है और बार बार सुनने की ज़रूरत है। मलिक साहब, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आपको सुन के और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महिलाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है और यूँ नहीं कि हम कोई कम है क्या, नहीं, बाकायदा तहे दिल से और हम लोगों को, हमारी बहनों को साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर अकेले, सिर्फ अकेले जेंट्स ही कुछ सब कुछ करेंगे तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। 50% को नज़रअंदाज करना
आत्मघाती हो सकता है किसी भी आंदोलन के लिए। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारे महापुरुषों की किताबें पढ़ो। क्या वजह थी कि बाबा साहब अम्बेडकर और रहनुमा किसानों के और मजदूरों के सर छोटराम जी ने देश की आज़ादी लेने से मना कर दिया था, ये कह के कि मुझे मेरा एक किसान और मजदूर आज़ाद चाहिए, ये नहीं कि गोरों से आज़ाद करके इन कालों के नीचे लगा दिया जाए, काले अंग्रेजों के नीचे लगा दिया जाए। और इस बात को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से देशद्रोही लोग पैदा करते हैं। कई बार देशद्रोही लोग दूसरी तरह से इसको पेश करते हैं। ओबीसी में हम आते हैं और भी समाज हमारा आता है। मैं जाट समाज के लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप गांव से हो, शहर से हो, आप अपने आसपास के लोगों को, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको जोड़ने का काम करें। यही हमारी सफलता होगी, जब भी हमारी पार्टी का नाम सबसे ऊंचा होगा। मेरा अनुरोध है, मुजफ्फरनगर से आए दीपक राणा जी, प्रमुख साहब, आप लोग इतने मेहनती लोग हैं, अगर आप लोग आने वाले चुनाव में सही तहे दिल से इस समाज को, ओबीसी समाज को, सभी को जोड़ के चलने का काम करोगे तो 2027 में चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी बात को 1 मिनट का टाइम और दूंगा। मेरे सरदार भाई भी आए हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं आज से यहाँ पर जो सीख लेकर जाओगे, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दोगे। एक पैर खेत के किसान का पैर खेत में होगा और एक बच्चों की शिक्षा पर होगा। हाथ उठा के कहो, ध्यान दोगे नहीं दोगे। हमारे देश को आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको बड़ा नुकसान हमें होता दिख रहा। सबसे बड़ा नुकसान हमें आपस में धर्म जाति में लड़ने का एक हुआ कि जो हमारा किसान है, हम सब किसान हैं, किसान को अगर आज के टाइम में एक खाद का कट्टा लेना पड़ जाए तो उसे अपनी ज़मीन का एग्रीमेंट करने के वहाँ तक जाना पड़ रहा है। उसे आधार कार्ड दो, उसको फर्द दो, तब उसे एक कट्टा खाद का मिल रहा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं शामली ज़िले से हूँ और वहाँ गन्ने की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और हमें शामली के किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो हमारे कुछ वहाँ लोग हैं, जो सरकार में बैठे आज के टाइम में जो लोग हैं, वो किसानों के लिए काम ना करके हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, मुझे लगता है कि ये दबले और कुचले जो लोग हैं, किसानों की आवाज़ उठाने वाले मुझे ये लग रहे हैं आगे भी। तो मैं एक बात आपसे यही कहूँगा जो मेरे मन में है कि हमें धर्म जाति इसको बिल्कुल छोड़ के अपने देश की उन्नति के लिए काम करना। जय जवान जय किसान। हीनता का व्यवहार किया जाता, असल उद्देश्य, असल मुद्दा ये है। तो इस मुद्दे पे जब हम लोग बोलेंगे तो तभी जो आवाम है उसको जानकारी हासिल होगी कि भाई ये विषय आखिर है क्यों, और ये जो भेदभाव है उस भेदभाव के कारण जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, लड़के हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इतने तक उनके साथ इस तरह तक का व्यवहार होता है कि वो आत्महत्या करने तक को मजबूर होते हैं। तो इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कि ये कैसे इस देश में पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देता है कि भाई इसमें गाइडलाइन बननी चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि भाई 24 घंटे के भीतर नहीं कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। तो इस विषय पे कि कैसे हमारे जो पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के जो छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, कैसे उनको बराबरी का हक मिला है, इस विषय पे बात होनी है। तो इस विषय के लिए क्योंकि कोई विद्वान वक्ता आके उस पर यदि विस्तार से चर्चा कर देगा तो फिर सारे लोग उसी ट्रैक पर बोलेंगे और इस विषय की और इस सेमिनार की सार्थकता उसी से बनेगी। तो इसलिए मैं बहुत सीनियर है हालांकि, लेकिन क्योंकि डिरेल हो रहा विषय तो इसलिए मैं जो हमारे सरोखाप के
प्रधान है डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ साहब, जिनके सानिध्य में हमें भी, मनोज भाई को भी इस देश में जब जाट आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थी उसमें लड़ने का मौका मिला, मुकदमे कायम हुए, जेल गए, जेल जाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से तो मैं अकेला जेल गया हूँ उस आंदोलन में, और मनोज भाई तो 4 साल रोहतक की जेल में, सुनारिया जेल में काट के आए हैं। उन पर NSA की भी लग गई थी, क्या लगी थी, नहीं लगी, NSA भी लगी थी, NSA की भी कार्रवाई हुई थी। तो मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ साहब को कि वो इस विषय को साधें और विस्तार से हम लोगों को इस जिस विषय पर सेमिनार है उस विषय पर हम लोगों को